सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये बताइएगा प्लीज़ कि ज़ाहिर है आपके पास बहुत सी मालूमात हैं जो और लोगों के पास नहीं होती हैं। जनरल फैज़ और उनके साथियों की गिरफ्तारी और फील्ड कोर्ट मार्शल के ऐलान के बाद अता तारा साहब ने बयान जारी किया, कहा कि और भी लोग शिकंजे में आएंगे और ये बात फ़ौज तक महदूद नहीं रहेगी। आपकी नज़र में किसी और इदारे की तरफ भी बात जा सकती है? बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन इसमें सबसे जो अहम तरीन पहलू है वो ये है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो सिर्फ 3-4 साल पहले पाकिस्तान की चंद ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक थे। एक इशारा करते थे और सियासतदान जो है वो जेल के अंदर चला जाता था। एक इशारा करते थे तो किसी टीवी एंकर पर पाबंदी लग जाती थी। एक इशारा करते थे तो टीवी चैनल्स की हेडलाइंस तब्दील हो जाती थी, चलते प्रोग्राम बंद हो जाते थे। टीवी चैनल की स्क्रीन पर अगर इंटरव्यू शुरू हुआ है तो वो इंटरव्यू जो है 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद ऑफ एयर हो जाता। इतने ताकतवर थे वो जनरल फैज़ साहब। लेकिन आज देखें कि खुद भी गिरफ्तार हो गए और जो लोग उनके साथ राब्ते में थे वो भी हिरासत में हैं और उनकी भी तहकीकात हो रही हैं। तो इसमें सबक है। सबक ये है कि जिन लोगों के पास ताकत और इख्तियार होता है उन्हें अपनी ताकत और अपना इख्तियार बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आप खुद जो गड़ा दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें गिर जाते हैं। तो जनरल फैज़ साहब जो हैं, जब वो ISI के DGC थे, फिर वो DG ISI थे, तो उन्होंने सिर्फ एक सियासी जमात के अंदर अपनी जड़ें मजबूत नहीं की, 3-4 सियासी जमातों में जड़ें मजबूत की। और वो जो उनके ताल्लुकात थे वो उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनके बहुत काम आए। और ख़ास तौर पे ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस हुकूमत के दौर में भी उनके खिलाफ जो 1-2 केसेस जो है वो शुरू हुए जब, तो उन्होंने बंद करवा दिए क्योंकि उनके इस हुकूमत में भी बड़े ताल्लुकात थे। लेकिन जो अब उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई हैं, इसमें फ़िलहाल तो सिर्फ कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो है उनका नाम आ रहा है। लेकिन मुझे लगता ये है कि इसमें कुछ सियासी शख्सियात जो हैं वो भी तहकीकात की जद में आएंगी और मामला जो है वो अदलिया की कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस शख्सियात की तरफ भी जाएगा। उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ साहब के पास जब ताकत और इख्तियार था तो उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंट करवाने में, उनको प्रमोट करवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और फिर जब वो रिटायर हो गए तो उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अदलिया की भी कुछ शख्सियात के साथ उनका रब्ता था। तो वो जो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस शख्सियात हैं, हो सकता है उनसे भी पूछा जाए कि भाई ये फैज़ साहब जो हैं, ये इनके मैसेंजर्स आपके पास आते थे तो वो क्या बातचीत होती थी। तो ये तो पूरा एक पेंडोरास बॉक्स खुलने वाली आप बात कर रहे हैं कि इसमें अदलिया, सियासी शख्सियात सब कोई आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ हुकूमत के अपने अंदर एक बड़ी कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आ रही है। ताड़र तो इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के एक के बाद एक इंटरव्यू में ये तासुर मिल रहा है कि असल पावर, असल इख्तियारात और लॉन्ग टर्म इक़्तिदार का ख्वाब किसी और का था। इमरान खान तो इस्तेमाल हो रहे थे। तो आपके ख्याल में किस बात में ज़्यादा वज़न है? और ख़ासतौर पे आपके अपने शो में ऐसी काफ़ी बातें हुई हैं। देखें, मैं आपके साथ वो बात करूँगा जो मैंने उस वक्त भी की जब जनरल फैज़ साहब जो हैं वो इस मुल्क में चंद ताकतवर तरीन लोगों में शामिल थे। मैंने उस वक्त भी ये बातें की जो मैं आज कर रहा हूँ। मेरे पर जब पाबंदी थी तो मैंने वाशिंगटन पोस्ट में एक कॉलम लिखा था और मैंने अपने उस कॉलम में ये दावा किया था, और उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज़ साहब DG ISI थे। तो मैंने अपने उस कॉलम में दावा किया था कि जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द उनके जो कुछ मशीर हैं, और जनरल फैज़ साहब का मैंने उसमें नाम लिखा था, ये पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं
और ये कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाना चाहते हैं, यानी कि जो इंतखाबात 2023 में होने थे जो बाद में 2024 में हुए। तो जनरल फैज़ साहब जो हैं ये खुद आर्मी चीफ बन के नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 में इलेक्शन करवाना चाहते थे और उसमें ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना चाहते थे तहरीक इंसाफ को, और इनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलायंस बन जाए, जिसमें इनको कामयाबी नहीं हो रही थी। तो जनरल फैज़ साहब जो हैं वो दरअसल सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनना चाह रहे थे, बल्कि उन्होंने इमरान खान को अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था। वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज करना चाहते थे। ये जो 1973 का आइन है इसको मुकम्मल तौर पे दरियाबुर्द करने का मंसूबा बना के बैठे हुए थे। तो यहाँ तक मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिनके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप अपने मीडिया में ऐसी शख्सियात को जानते हैं, आप उनको बहुत क्लोजली जानते हैं, जिनको जनरल फैज़ ने कहा कि मैं 30 साल तक कहीं नहीं जा रहा, इसलिए आप मेरे साथ खड़े हो या मेरा साथ दें, वरना आपको बहुत नुकसान होगा। 30 साल अंदाजा लगाएं, जनरल फैज़ ने इस मुल्क में 30 साल तक इख्तियारात पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया हुआ था। वो इमरान खान को तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। वो तो पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि ये इमरान खान जो है ना, इसको मैं 5-10 साल बाद फारग कर दूंगा, फिर आपकी बारी है। तो वो पीपल्स पार्टी वाले जो है उन्होंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो जब उनके साथ ये गुफ्तगू शुरू हुई तो उनको शक पड़ा कि यार ये चाहता क्या है बंदा। जब उसको इंगेज किया, इससे मजीद डिटेल्स लेनी शुरू की, तो ये फैज़ साहब उनको कहते थे मैं तो जो है ना जी इमरान खान से भी बड़ा तंग हूँ, और मैं तो जी शरीफ बरदरान से भी बड़ा तंग हूँ। देखे मैंने शरीफ बरदरान को कितना फैसिलिटेट किया है, नवाज शरीफ को मैंने पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया है, फिर भी जो है वो वहाँ जाके मेरा नाम लेते हैं। तो इमरान खान मेरी मजबूरी है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना वो मेरी कोशिश ये है कि मैं बिलावल को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाऊँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी तरीके से जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं इनको पाकिस्तान से भेज दें। कैसे भेज दें? तो फैज़ साहब ने कहा वैसे ही भेज देंगे जैसे हमने नवाज शरीफ साहब को भेजा है। तो इनके बड़े बड़े मंसूबे थे, ये हर किसी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सही कहते हैं कि फैज़ साहब जो हैं वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि आखिरी दिनों में तो जनरल बाजवा साहब ने भी उनसे खौफ खाना शुरू कर दिया था। So much to take in. So much to take in, लेकिन जब आपके एम्बिशंस इतने ज़्यादा बड़े हो जाएं तो वो आप खुद अपने आप उसमें निगले जाते हैं, आपको निगल लेते हैं आपके एम्बिशंस जब इतने बड़े हो जाएं। टाइम एंड अगेन ये एग्जांपल्स जो हैं ये सामने हमारे सामने होती हैं, लेकिन फिर वो जो सबक वाला लफ्ज़ है ना वो हम पता नहीं क्यों नहीं सीखते। अब लास्टली मीर साहब तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। वो इस दौरान कभी जनरल फैज़ से फासला इख्तियार करने की कोशिश करते नज़र आते हैं, कभी ओनरशिप लेते हैं कि वो तो असासा हैं। तो ये क्या कन्फ्यूजन है, क्या हिकमत अमली है? देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो पता नहीं किसी को मिसगाइड कर सकती है या नहीं कर सकती। मैं तो देखें एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो आपके साथ वो बात करूँगा जो मेरे पर्सनल नॉलेज में है। मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ में कौन से लोग हैं जिनको जनरल फैज़ साहब जो हैं वो अप्रोच करते थे और उनके ज़रिए कोशिश करते थे कि तहरीक इंसाफ जनरल फैज़ की मर्ज़ी के मुताबिक चले। तो वो जो सियासतदान है ना वो सोचते थे कि ये जनरल फैज़ जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, इस इंस्ट्रक्शन पे अगर हम अमल दरामद करें तो इसका तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि फैज़ साहब जो है वो ऐसी ऐसी असाइनमेंट देते थे, फ़लाँ हाज़िर सर्विस फ़ौजी अफसर का नाम लो, उसके बारे में ये कह दो, उसके बारे में वो कह दो। तो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनकी बात नहीं ना मानते थे, फिर ये उन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में उन्हीं के कुलीग्स के ज़रिए खान साहब को पॉइजन करने की कोशिश करते थे। और फिर जब उन बेचारों को पता चलता था कि जनाब वो हमारी शिकायत लग गई है, फिर वो बेचारे इधर उधर बात करते यार ये फैज़ का क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बात जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद ये सामने तो आनी है। तहरीक इंसाफ में 5-6 रहनुमा ऐसे थे जो जनरल फैज़ से बहुत तंग थे, क्योंकि यहाँ तक कि जनरल फैज़ जो है उन्होंने
ये तक डिक्टेट कराने की कोशिश की कि ये जो आपने अभी तंजीम साजी की है तो इसमें आपने फलां डिवीजन में जो ओहदा है ये उसको क्यों दिया है और उसको क्यों नहीं दिया, यहां तक वो मैनेज करने की कोशिश करते थे। तो इस पर तरीके इंसाफ के अंदर हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ थे। मैं जानता हूं एक जनूबी पंजाब के एक तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, वो जनरल फैज़ का पैगाम लेके जाते थे कि भाई जनरल साहब ने कहा है कि ये जो आपने फलां उदा दिया ना फलां बंदे को ठीक नहीं है, इससे वापस लेके उसको दे दो। तो वो कहते थे वो पार्टी इमरान खान की है तो फैज़ कौन है हम पे हुक्म चलाने वाला। यहीं से तो फटा शुरू हुआ है कि जब जनरल फैज़ साहब ने पीटीआई को डिक्टेट करने की कोशिश की और पीटीआई के कुछ लीडर जो बाहर बैठे हुए हैं और जो बेचारे कोशिश करते हैं कभी कहीं जलसा करने की कभी कहीं जलसा करने की, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कहा यार हम पहले हुकूमत के प्रेशर में हैं, ये दूसरी तरफ से फैज़ का भी प्रेशर आ गया है। तो जो उनके दरमियान फिर जो गुफ्तगू होती थी वो गुफ्तगू से खबरें निकली, वो खबरें जब फैली तो पता चला फैज़ साहब तो राब्ते में हैं पीटीआई के, लेकिन फैज़ साहब सिर्फ पीटीआई के राब्ते में नहीं थे, ये जो हुकूमत है इसके वज़ीरों के साथ राब्ते में थे। ये जो सिंध की सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, उसके कुछ वज़ीरों के राब्ते में थे, एक जो मजहबी जमात है उसके लोगों के साथ राब्ते में थे, कुछ मीडिया के लोगों के साथ राब्ते में थे और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के बहुत बड़े लोग हैं उनके राब्ते में थे और कुछ ऐसे लोगों के राब्ते में भी थे जिनको अब कस्टडी में ले लिया गया।